नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण हमारा जो ये कोर्स चल रहा है, इसका आज ये 12वां लेक्चर है और इस 12वें लेक्चर में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे क्रिया और क्रिया विशेषण के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। और साथ ही साथ जैसे आप सभी जानते हैं, प्रत्येक लेक्चर के डिटेल्स नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहां पे उस लिंक पे क्लिक करके आप जरधारी क्लासेस.in वेबसाइट में जा सकते हैं और वहां से इसके संपूर्ण नोट्स ले सकते हैं। और साथ साथ उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये सारे के सारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे और काफी कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। शुरुआत करते हैं क्रिया से और उसके बाद हम क्रिया विशेषण के बारे में और क्रिया के जितने भी भेद हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखो, क्रिया क्या होती है, परिभाषा आप सभी जानते होंगे और यहाँ पे भी आप दे सकते हैं जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या किसी कार्य के किए जाने का बोध होता है। जैसे हमने कहा वह जा रहा है, यानी बोध क्या हो रहा है, उसके जाने का। तो चलना, जाना, खेलना, वह खेल रहा है, उसे खेलना है, दौड़ना, पीना। तो कुछ ना कुछ हम काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और हम क्या काम कर रहे हैं, हम क्या कार्य कर रहे हैं, इसका बोध हमें किन शब्दों से होता है जिन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे हमने कहा वह खेल रहा है, तो खेलना भी क्या हुआ, काम हो गया, कार्य हो गया। तो उसका कार्य क्या है, खेलना। और उस खेलने वाले कार्य का बोध किससे हो रहा है, खेलना शब्द से हो रहा है। तो खेलना यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। तो ये उदाहरण है, रमेश क्रिकेट खेलता है, खेलता यहाँ पे क्रिया हो गई। गीता पानी पीती है, पीती यहाँ पे क्रिया हो गई। और सुरेश स्कूल जाता है, ये यहाँ पे उदाहरण हो गए। तो क्रिया की डेफिनेशन, जो परिभाषा है, वो इतनी क्या नहीं है, मतलब ये बड़ी आसान है। लेकिन सवाल जो बनते हैं दोस्तों, ये बनते हैं यहां से क्रिया के भेद से। सबसे पहले प्रश्न ये बनता है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। तो कर्म के आधार पर हो जाएंगे क्रिया के 2 भेद। कौन कौन से हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी जिसमें कर्म पाया जाता है और अकर्मक यानी जिसमें कर्म नहीं पाया जाता है। अगर हम सकर्मक क्रिया की पहचान बताएंगे, किस प्रकार आपको सकर्मक क्रिया पहचाननी है, तो उसके लिए आपको इसके उदाहरण पहले समझने होंगे। जैसे रमेश ने आम खाया, गीता पानी पी रही है। तो इसमें सकर्मक क्रिया इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। यानी इसमें क्रिया के साथ साथ क्या होगा, कर्म भी दिया होगा। जैसे रमेश ने आम खाया, खाया यहाँ पे क्रिया हो गई, लेकिन खाया क्या, आम। तो आम यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो क्रिया का प्रभाव किसमें पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। गीता पानी पी रही है, पीना यहाँ पे क्रिया हो गई, लेकिन पी क्या रही है, पानी पी रही है। तो पानी यहाँ पे कर्म हो जाएगा। वह क्रिकेट खेल रहा है, खेलना हो जाएगी क्रिया और क्रिकेट हो जाएगा कर्म। मैं स्कूल जाता हूं, जाता हो जाएगी क्रिया और स्कूल हो गया कर्म। अकर्मक क्रिया क्या है, तो इसमें जो कर्म होता है, इसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है, कर्म इसमें नहीं होता है और क्रिया का जो प्रभाव पड़ता है वो किसमें पड़ता है, कर्ता पर ही पड़ता है, जो कार्य कर रहा है। जैसे रीता रोती है, इन्हें रोती कौन है, रीता रोती है। गीता हंसती है, तो हंसने का प्रभाव किसे पड़ रहा है, गीता यानी कर्ता पे पड़ रहा है। ये कर्ता है, ये क्रिया है। यहाँ पे वह आता है, ये क्रिया है, ये कर्ता है। लेकिन सवाल ये बनता है कि कई बार एग्जाम में बनता है कि निम्न में से बताइए सकर्मक क्रिया किसमें है या अकर्मक क्रिया किसमें है। तो आपको पहचान कैसे करनी है, तो आपको पूछना है प्रश्न। जैसे यहाँ पे है, रमेश ने आम खाया। रमेश ने क्या खाया, तो रमेश ने आम खाया। यानी जो कर्म है उसकी जगह पे, यानी देखो क्रिया से पहले आपको क्या लगाना है। जैसे यहाँ पे क्रिया खाया थी ना, तो खाया से पहले हमने लगा दिया रमेश ने क्या खाया, तो हमें आंसर प्राप्त हो रहा है रमेश ने आम खाया। इसमें देखो गीता क्या पी रही है, यानी पी से पहले हमने क्या लगा दिया, तो गीता पानी पी रही है, इसका आंसर आ गया। वह क्या खेलता है, तो वह क्रिकेट खेलता है। यानी जिसमें हमें प्रश्न का आंसर मिल रहा है वो हमें सकर्मक क्रिया हो गई। लेकिन शर्त क्या है, क्रिया से पहले आपको क्या लगाना है, यानी प्रश्न करना है क्रिया से पूर्व। अब इसमें देखो अकर्मक क्रिया में अगर आप क्रिया से पूर्व क्या लगाते हो तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। जैसे रीता, यहाँ पे रोती क्या है, क्रिया। तो मैंने यहाँ पे प्रश्न पूछा रीता, और क्रिया से पहले जो मैंने बोला था क्या लगाना है, रीता क्या रोती है। तो आंसर मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है।
रीता क्या रोती है, क्या रोती, क्योंकि कोई भी यहाँ पे कर्म नहीं है तो इसलिए आंसर नहीं मिलता है, तो इसलिए ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया। गीता हंसती है, तो गीता क्या हंसती है, क्योंकि हंसती कौन है, गीता, तो हंसने का प्रभाव डायरेक्ट गीता पे पड़ रहा है, न कि किसी कर्म पे पड़ रहा है, तो इसलिए हमें इसका उत्तर या आंसर नहीं मिल पा रहा है। वह आता है, वह क्या आता है, तो देखो इसका भी आंसर नहीं मिल रहा है। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की आपको पहचान इस प्रकार से करनी है कि जो वाक्य दिया गया है उस वाक्य को आप प्रश्न बनाइए, और जो ये क्या वाला है, ठीक है, जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, ये आपको डायरेक्ट क्रिया से पहले लगाना है। तो अगर आपको उसका उत्तर मिलता है, आंसर मिलता है, तो सकर्मक क्रिया है उसमें, और अगर आंसर नहीं मिलता है तो उसमें हो जाएगी अकर्मक क्रिया। वैसे अगर आपको हिंदी का अच्छा नॉलेज है तो आप उसमें वैसे ही देख के ही लगा सकते हैं कि कर्म है या नहीं है। तो ये तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद थे। अब आगे बढ़ते हैं, और क्रिया के कुछ अन्य भेद भी होते हैं, लेकिन ये किस आधार पर होते हैं, तो यहाँ पे लिखना है आपको आधार। तो ये है आपके प्रयोग और संरचना के आधार पर। जो ऊपर था वो कर्म के आधार पर था, और ये है प्रयोग व संरचना के आधार पर। तो प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के हैं 5 भेद, लेकिन कई बुक्स में दोस्तों आपको इसमें 8 भेद भी देखने को मिलते हैं। लेकिन मुख्यतः जो क्रिया के प्रयोग और संरचना के आधार पर भेद माने जाते हैं वो 5 माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है और नामबोधक क्रिया है। तो इन 5 को आपको समझना बहुत ही अति आवश्यक है। तो सबसे पहले द्विकर्मक क्रिया की हम बात कर रहे हैं। तो सिंपल सा इसके नाम से ही लग रहा है, जिसमें कितनी क्रिया हैं, मतलब द्विकर्मक जिसमें कर्म 2 हैं, तो इसमें आपके हो जाएंगे 2 कर्म। अब दोस्तों 2 कर्म के किसी वाक्य में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन इसमें दोस्तों एक कर्म होता है मुख्य कर्म, और एक होता है आपका, एक तो मुख्य कर्म हो गया और दूसरा होता है आपका गौण कर्म। अब यहाँ पे उदाहरण देखो और उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट में आपको उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। देखो उदाहरण, सुरेश ने रमेश को खाना खिलाया। अभी आप जब आगे मैं आपको इसके बाद कारक पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको कर्ता ने, कर्म को, मतलब ये प्रकार के उसमें जो कारक हैं वहां पे आपको पता चल जाएगा। वहां पे आप ये जरूर पढ़ेंगे, कर्ता ने, मतलब कर्ता की विभक्ति होती है ने, तो यहाँ पे कर्ता है। कर्म को, कर्म की विभक्ति होती है को, देखो रमेश को, तो यहाँ पे एक कर्म तो रमेश हो गया, लेकिन एक क्या हो गया जो क्रिया से ठीक पहले है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। खिलाया, लेकिन खिलाया गया, खिलाना यहाँ पे क्रिया हो गई, ये क्रिया हो गई, और ये हो गया कर्म। खिलाया क्या? खाना खिलाया। सुरेश ने रमेश को क्या खिलाया? सुरेश ने रमेश को खाना खिलाया। तो खाने पे क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ पे खाना भी एक प्रकार का क्या हो गया? कर्म हो गया। वो खाता क्या हो? खाना खाता है। तो इसलिए इस वाक्य में हो गए 2 कर्म। एक कर्म तो ये हो गया रमेश को, देखो कर्म को, तो को विभक्ति किसकी है? कर्म की है। तो देखो खिलाया क्या? खाना, लेकिन किसको खिलाया? रमेश को खिलाया। तो यहाँ पे 2 कर्म है, एक तो खाना यहाँ पे कर्म है और एक है रमेश कर्म। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इस वाक्य में मुख्य कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है। तो सदैव आपको ये ध्यान देना होगा कि जो मुख्य कर्म होता है वो क्रिया के ठीक पहले होता है, क्रिया के पहले, ठीक पहले, ठीक है। तो यहाँ पे खिलाया क्या है? क्रिया है, और खिलाया के पहले कौन सा कर्म है? वो है खाना। तो खाना यहाँ पे क्या है? मुख्य कर्म है। और साथ ही साथ अधिकांशतः देखा गया है कि जो मुख्य कर्म होता है वो निर्जीव होता है और विभक्ति रहित होता है। जैसे जो दूसरा कर्म है ये आपका गौण कर्म कहलाएगा, और इसमें विभक्ति भी है, रमेश को, कर्म को। तो कर्म की विभक्ति क्या होती है? हमेशा को होती है, तो इसमें को का प्रयोग होगा, तो ये गौण कर्म कहलाएगा। लेकिन इसमें मुख्य कर्म कौन है? जो ठीक क्रिया के पहले है और जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। तो इस प्रकार इस वाक्य में हो गए 2 कर्म, और इस वाक्य को कहेंगे या इसमें हो जाएंगे आपकी द्विकर्मक क्रिया, जिसमें 2 कर्म है। गीता ने सीता को पानी पिलाया, तो पिलाना यहाँ पे क्रिया हो गई, एक कर्म ये हो गया पानी, ये मुख्य कर्म हो गया, और एक हो गई सीता, सीता को विभक्ति हो गई, सीता कर्म हो गया, तो सीता यहाँ पे गौण कर्म हो गई।
श्याम ने बच्चों को मिठाई खिलाई। श्याम ने बच्चों को क्या खिलाई? मिठाई खिलाई। किसको खिलाई? बच्चों को खिलाई। तो यहाँ पे प्रश्न आप किस प्रकार से पूछेंगे? क्या और दूसरा किसको? श्याम ने क्या खिलाई? मिठाई खिलाई। क्या खिलाई? तो मिठाई खिलाई। तो एक आंसर मिल रहा है मिठाई, यानी मिठाई एक कर्म है। एक किसको खिलाई? तो बच्चों को खिलाई। दूसरा आंसर मिल रहा है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूसरा कर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप द्विकर्मा क्रिया के बारे में समझ सकते हैं। दूसरी जो क्रिया है वो है संयुक्त क्रिया। अब जो संयुक्त क्रिया है दोस्तों, इसमें क्या होता है? इसमें दो क्रियाएं होंगी और वो भी संयुक्त रूप से। तो संयुक्त रूप से किस प्रकार से? उदाहरण देखो आप, तुम यहां आकर बैठ जाओ। तो देखो बैठ यानी बैठना, ये भी एक क्रिया है ना, और जाओ यानी जाना भी एक क्रिया है। तो इस वाक्य में दो क्रियाएं, जाना और बैठना, ये संयुक्त रूप से प्रयोग की गई है। तो इस वाक्य में है आपकी संयुक्त क्रिया। उसी प्रकार से गीता चिल्ला उठी, एक यहाँ पे चिल्लाना, ये भी एक क्रिया है, और उठी यानी उठना, ये भी एक क्रिया है। तो इसमें चिल्लाना और उठना दो क्रियाएं हैं, यानी संयुक्त क्रिया इसमें है। तो इस वाक्य को क्या कहा जाएगा? संयुक्त क्रिया कहा जाएगा। वह पेड़ से कूद पड़ा, कूदना और पढ़ना, ये भी क्रिया है। चलना और जाओ, जाओ की क्रिया है जाना, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी? इसमें भी संयुक्त क्रिया हो जाएगी। झुकना और जाना, तो इसमें भी आपकी संयुक्त क्रिया है। तो ये सारे जो उदाहरण है यहाँ पे, इन सभी में क्या है? संयुक्त क्रिया है। तो संयुक्त क्रिया यानी उसमें क्या होंगी? दो या दो से अधिक क्रियाएं हो जाएंगी उस वाक्य में। तीसरा है यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है जिससे एक प्रेरणा का अनुभव होता है, प्रेरणा का बोध होता है। अब देखो यहाँ पे उदाहरण, शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़ाई। पढ़ाई क्या? पुस्तक पढ़ाई। किसने पढ़ाई? शिक्षक ने। और किससे पढ़ाई? विद्यार्थी से। तो यहाँ पे कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि शिक्षक क्या कर रहा है? उसको प्रेरणा दे रहा है, उसको एक फोर्स कर रहा है कि तो आप पुस्तक पढ़िए, या उससे वो पढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक क्या कर रहा है? उसको प्रेरणा दे रहा है, प्रेरित कर रहा है उसको पढ़ने के लिए। यानी यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो कार्य करवाया जाएगा वो किसी दूसरे के माध्यम से करवाया जाएगा। वो आपको प्रेरणा देकर या आपको फोर्स करके वो कार्य करवाया जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, महेश रमेश से पत्र लिखवाता है। तो लिखवाता कौन है? महेश, लेकिन लिखता कौन है? रमेश। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्रिया तो कोई और करेगा, लेकिन वो क्रिया किसके कहने पर या किसकी प्रेरणा के अनुसार करेगा? किसी दूसरे व्यक्ति की प्रेरणा के अनुसार करेगा। तो जहां पर भी क्रिया जो होती है वो किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर या दूसरे व्यक्ति की प्रेरणा देने पर होती है वहां पे क्रिया, तो वहां पे सदैव कौन सी क्रिया मानी जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल, श्याम रमेश से सफाई करवाता है। तो सफाई तो रमेश करता है, लेकिन करवाता कौन है? या किसकी प्रेरणा से रमेश सफाई कर रहा है? श्याम की प्रेरणा से। तो यहाँ पे करवाता हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये हो गई दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आपको कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। चौथा देखो, ये सबसे ज्यादा आता है, पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है दोस्तों? एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया शुरू होती है एक ही वाक्य में। देखो, गीता खेलकर थक गई, यानी इसने पहले खेला और तभी तो थकी है। अगर वो खेलती ही नहीं तो थकती कैसी? और खेलना ये भी एक क्रिया है, और थकना ये भी एक क्रिया है। तो एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया शुरू होती है, तो वहां पे क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। यानी इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा आपका, एक क्रिया पूर्ण करके दूसरी क्रिया शुरू होगी। या आप इस प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं कि दो क्रियाएं तो होंगी उसमें, लेकिन उसमें एक क्रिया पूर्ण हो चुकी होगी, तत्पश्चात दूसरी क्रिया आरंभ होती है, और इस क्रिया को कहते हैं दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया। तो देखो यहाँ पे खेलना ये क्रिया पूरी हो चुकी है, और खेलने के बाद वो थक चुका है, तो अब थकना उसने शुरू किया है, तो थकना यहाँ पे प्रारंभ हो चुका है। तो दूसरी क्रिया यहाँ पे प्रारंभ हो चुकी है। वह किताब पढ़ के खेलने गया। तो यानी उसने पहले किताब पढ़ी, तो पढ़ना जो यहाँ पे क्रिया है ये संपूर्ण हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, और पढ़ने के बाद वो गया खेलने। तो खेलना वाली जो क्रिया है उसकी वो शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पे भी
ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। राकेश नहाकर स्कूल जाएगा, तो एक क्रिया समाप्त हो गई, दूसरी क्रिया शुरू हो जाएगी। और रमेश कपड़े धोकर नहाएगा, तो धोकर वाली जो क्रिया है वो समाप्त हो गई और नहाएगा यानी वो अब शुरू हो रही है। तो ये तो थे दोस्तों यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण। आगे बढ़ते हैं और जो अंतिम भेद है क्रिया का रचना या यहाँ पे प्रयोग और संरचना के आधार पर, तो वो है नाम बोधक क्रिया। अब नाम बोधक या इसको नाम धातु क्रिया भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम में अगर हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसके बाद क्रिया बनती है, तो उन्हें कहा जाता है नाम बोधक क्रिया, जो किसी न किसी नाम का बोध कराती है। जैसे रंगना, ये एक क्रिया है, लेकिन ये क्रिया किस प्रकार से बनी है? रंग क्या है? रंग एक संज्ञा है। रंग में बहुत सारे रंग आते हैं, लाल, पीला, सफेद। और रंग में हमने क्या कर दिया? ना प्रत्यय जोड़ दिया और ये बन गया रंगना। तो अगर हम संज्ञा या सर्वनाम में प्रत्यय जोड़ते हैं और उसके बाद उस संज्ञा और सर्वनाम क्रिया में बदल जाता है, तो उस क्रिया को कहते हैं नाम बोधक क्रिया। तो रंगना हो गया। लाठी, देखो लाठी ये क्या है? संज्ञा है। और लठियाना ये आपकी क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। गरम और गरमाना, ये भी गरम से बना गरमाना, ये भी क्रिया है। तो इस प्रकार जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रत्यय लगने से होता है, तो उन्हें कहा जाता है नाम बोधक क्रिया। तो ये 5 प्रकार थे दोस्तों यहाँ पे क्रिया के रचना और यहाँ पे प्रयोग के आधार पर। इसके बाद जैसे कि कई अन्य पुस्तकों में 8 प्रकार की मिलती है, उसमें जैसे छठी हुई कृंदत क्रिया हो गई, या सजातीय क्रिया हो गई, या सहायक क्रिया। तो कुछ ये 3 अन्य क्रियाएं भी दोस्तों जो अनेक बुकों में आपको देखने को मिल जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और क्रिया का जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक वो है क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया हमने आज आपको कंप्लीट यहाँ पे कराना है। तो दूसरा जो यहाँ पे टॉपिक है इस लेक्चर का वो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण होता क्या है? तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता है उन्हें कहा जाता है क्रिया विशेषण। वैसे दोस्तों इससे पहले मैं आपको विशेषण वाला टॉपिक करा चुका हूं और उसमें मैंने आपको बताया था कि विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये विशेषण तो ये है, लेकिन ये किस प्रकार का विशेषण है? ये क्रिया विशेषण, अर्थात ये केवल क्रिया की विशेषता बताएगा। तो क्रिया की विशेषता का बोध जब होता है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता है या जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें कहा जाता है क्रिया विशेषण। उदाहरण देखो, वह धीरे धीरे बोलता है। तो पहले आपको वाक्य में देखना है कि क्रिया क्या है। तो यहाँ पे बोलना या बोलता ये क्या है? क्रिया है। लेकिन बोलता वो किस प्रकार से है? वो बोलता है धीरे धीरे। तो क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे धीरे है। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, श्याम अभी आ रहा है। तो आना यहाँ पे क्या है? क्रिया है। आना जाना ये सारी की सारी क्रिया है। लेकिन आ रहा है, कब आ रहा है? वो अभी आ रहा है। तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्योंकि हमें अब क्या बोध हो रहा है? हमें अभी से ये बोध हो रहा है कि ये क्रिया अभी हो रही है, यानी वो आने वाला है। तो आना तो क्रिया है। अगर हम सीधे लिखते हैं श्याम आ रहा है या श्याम आ रहा है, तो श्याम आ रहा है यानी हमें नहीं पता वो कब आ रहा है। क्रिया की उसमें कोई विशेषता है ही नहीं। लेकिन श्याम अभी आ रहा है, तो ये क्रिया की ये विशेषता बतला रहा है कि क्रिया जस्ट अभी होने वाली है। तो इसे यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। ये आ रहा है, इस क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। अभी आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पलों से समझेंगे। तो बात करते हैं क्रिया विशेषणों के प्रकारों की। क्रिया विशेषण के अगर आप प्रकार देखोगे तो यहाँ पे देखो ये 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो एक एक करके हम उदाहरण से इनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण से हमें यह पता चलता है कि जो क्रिया है या जो कार्य है वो किस स्थान और किस दिशा में हो रही है। जैसे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, यहां, वहां आदि।
तो यहाँ पे क्रिया से पहले ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे उदाहरण देखो, गीता पढ़ती है, लेकिन पढ़ती कहाँ है? अंदर पढ़ती है। तो जो देखो पढ़ना यहाँ पे क्रिया है, यानी काम क्या हो रहा है? पढ़ना हो रहा है। लेकिन वो जो काम हो रहा है, जो वो क्रिया हो रही है, उसका स्थान कौन सा है? किस स्थान पर वो क्रिया हो रही है? तो जहां पे क्रिया की स्थान या दिशा का हमें पता चलता है जिस शब्द से, तो उस शब्द को कहा जाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, उसका स्थान और उसकी दिशा बता रहा है। तो यहाँ पे पढ़ती कहाँ है? अंदर पढ़ती है, अंदर एक दिशा है, एक स्थान है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वह नीचे खेलता है, तो नीचे खेलने का स्थान हमें पता चल रहा है, तो नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया कौन सी? यहाँ पे खेलना, यहाँ पे क्रिया है। श्याम यहाँ आओ, तो आना क्रिया हो गई, और यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। इससे कार्य के होने का या जो कार्य का समय होता है या क्रिया के समय का बोध होता है, समय का बोध। जैसे जब, तब, यदा, कदा, हमेशा, तत्पश्चात, तत्काल, पूर्व, ये सभी शब्द क्रिया से पहले आएंगे। और अगर ये शब्द क्रिया से पहले आते हैं तो इन शब्दों को कहा जाता है कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द, क्योंकि क्रिया की विशेषता ही बता रहे हैं। जैसे श्याम पढ़ाई कर रहा है, तत्पश्चात खेलने जाएगा। तो देखो यहाँ पे दो क्रियाएं हो रही हैं, पढ़ाई कर रहा है और खेलने जाएगा, तो दो क्रियाएं ना यहाँ पे। लेकिन इस खेलने क्रिया से पहले तत्पश्चात आएगा, आ गया, तो हमें ये ज्ञात हो रहा है, ये बोध हो रहा है कि खेलने वो कब जाएगा? कुछ समय बाद जाएगा, यानी तत्पश्चात जाएगा। तो क्रिया के समय का हमें बोध हो रहा है, और जो शब्द क्रिया के समय का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। तो तत्पश्चात यानी हमें समय का बोध हो रहा है, मैं अभी आ रहा हूँ, आ तो रहा हूँ लेकिन अभी आ रहा हूँ, अभी का मतलब जस्ट आने वाला है, तो इससे भी समय का बोध हो रहा है, क्रिया के समय का पता चल रहा है। मैं आपको हमेशा पढ़ाऊंगा, पढ़ाना यहाँ पे क्रिया हो गई। कब पढ़ाएगा? हमेशा, तो हमेशा भी एक समय के अंतर्गत ये आता है। तीसरा यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें हमें क्या पता चलता है? इसमें हमें क्रिया के परिमाण का पता चलता है, क्रिया की मात्रा कितनी हो रही है, यानी क्रिया कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। तो जहां पे क्रिया का परिमाण यानी माप पता चलेगा, क्रिया कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, तो जिन शब्दों से हमें ये जानकारी मिलती है, ये बोध होता है, उन्हें कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण देखो, थोड़ा थोड़ा, बहुत, अधिक, पर्याप्त, कम, प्राय, केवल, ये सारे हैं। उदाहरण देखो यहाँ पे, श्याम कम बोलता है। देखो बोलना क्रिया है, श्याम बोलता तो है लेकिन कितना बोलता है? कम बोलता है, तो कम यहाँ पे हो जाएगा। इससे हमें क्रिया की माप पता चल रही है, परिमाण पता चल रहा है कि क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है। तो क्रिया अभी कम मात्रा में हो रही है। जो बोलना यहाँ पे क्रिया है, तो बोलना क्या है? बहुत, मतलब कम बोलना हो रहा है, तो कम यहाँ पे हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। गीता अधिक रोती है, तो अधिक यानी अधिक का बोध हो रहा है, मात्रा क्या है क्रिया की? अधिक है। रमेश थोड़ा थोड़ा खेलता है, तो यह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब आप देखो, रीति का मतलब क्या होता है? तो रीति से मतलब है यहाँ पे कि क्रिया की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार हो रही है, या क्रिया का जो तरीका है। रीति का मतलब तरीका, या आप अंग्रेजी में समझ सकते हो मेथड, या रीति किस प्रकार की क्रिया किस प्रकार से हो रही है। तो जिन शब्दों से हमें ये जानकारी मिलती है उन्हें कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। धीरे धीरे, अचानक, सहसा, लगातार, बार बार, ये सारे शब्द ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के। उदाहरण देखो, कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो चलना यहाँ पे क्रिया हो गई, लेकिन चलने का जो तरीका है कछुए का वो किस प्रकार का है? तो वो धीरे धीरे। तो यहाँ पे हमें तरीका मालूम या तरीका पता चल रहा है क्रिया का। तो जहां पे जिन शब्दों से हमें चलने का या क्रिया का तरीका या उसकी रीति या उसका मेथड पता चलता है, तो उन शब्दों को कहा जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नई जगह पर धीरे धीरे चलना चाहिए, तो चलना हो गई क्रिया, लेकिन किस प्रकार से चलना चाहिए, तरीका क्या है क्रिया का? तो वो है धीरे धीरे। श्याम ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है,
तो जो पढ़ रहा है वो किस प्रकार से पढ़ रहा है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है। और गीता लगातार दौड़ रही है, तो गीता किस प्रकार दौड़ रही है, लगातार दौड़ रही है। तो ये यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण का क्या हो जाएगा दोस्तों, उदाहरण हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे यहाँ पे क्रिया विशेषण के प्रकार। और आज हमने यहाँ पे एक तो क्रिया के प्रकार पढ़े और दूसरा क्रिया विशेषण के प्रकारों के बारे में हमने जाना। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको काफी पसंद आया होगा। और इस 30 दिन के कोर्स में जो आज ये 12वां दिन है और 12वां लेक्चर है, प्रत्येक दिन आपके लिए मॉर्निंग में लेक्चर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे के सारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे और आपके आगे में एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। साथ साथ इसके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।